नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप लोगों ने भाषा विकास के संदर्भ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं भाषा विकास के सिद्धांतों के बारे में। मित्रों, भाषा विकास की दो तीन बातें ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाषा विकास। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। मित्रों, भाषा क्या है? यह अभिव्यक्त करने का प्रभावशाली माध्यम है। प्रभावशाली माध्यम है। और भाषा शुरुआत किस प्रकार से होती है, ये बात ध्यान रखना। ये कहना था, ये कथन जो था वो था स्वीट महोदय का। अब आप देखिएगा भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। भाषा का विकास को जो कर्म है वो सबसे पहले होगा मित्रों सुनना। सुनना नंबर 2 पे आएगा। सुनने के बाद में मित्रों जहां पर बात आती है बोलना। बोलने के बाद मित्रों हम लोग चर्चा करते हैं, बालक पढ़ना प्रारंभ कर देता है। पढ़ना और पढ़ने के बाद में लिखना। या संस्कृत में मैं इसे बात करूं, श्रवण, भाषण, पठन और दूसरा है लेखन। ये 4 बातें हैं। अब मित्रों इसमें समझने का आप लोग प्रयत्न करेंगे। बालक का जो कर्म होता है, सबसे पहले बालक सुनता है, सुनने के बाद में बालक बोलता है, बोलने के बाद में पढ़ना प्रारंभ कर देता है। ये शैशव है, ये उत्तर शैशव है, ये बाल्यकाल है। और ये उत्तर बाल्यकाल में बालक लिखना भी प्रारंभ कर चुका होता है। लेकिन ये सारा काम जो बालक कर रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये किसके कारण से है? तो बालक का सबसे बेहतरीन जो तरीका है, जो तत्व है, भाषा। अब यहां पर भाषा विकास के बारे में आप लोग देखिएगा। भाषा विकास में सबसे सहायक क्या होता है? भाषा विकास में सबसे ज्यादा सहायक तत्व क्या होता है? वो होता है मित्रों अनुकरण। क्या होता है? अनुकरण। क्योंकि बालक जो काम कर रहा है, अधिगम करे, व्यवहार करे, भाषा को सीखे, तो अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है। अब देखिएगा भाषा विकास में सबसे ज्यादा सहायक संस्था कौन सी है? भाषा विकास में सबसे ज्यादा सहायक संस्था, ये जो संस्था है मित्रों, ये है विद्यालय। क्या है? जो सबसे ज्यादा परिवार, जो संस्था है वो संस्थान है परिवार, जिसे प्राथमिक कारक कहते हैं। विद्यालय सेकेंडरी पॉइंट आता है, दूसरा कारक आता है। सबसे ज्यादा सहायक तत्व है वो है अनुकरण। सबसे ज्यादा सहायक जो संस्था है वो संस्था है परिवार। और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक जो है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला क्षेत्र जो है वो क्षेत्र है मित्रों खेल का मैदान। क्या है? खेल का मैदान। यहां पर बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है। एक मां सिखाती है बालक को हिंदी बोलना, लेकिन बालक सीख रहा है मदर टंग। घर में तो हिंदी सीखेगा, लेकिन जब खेल के मैदान में बालक अन्य बच्चों से मिलेगा तो सीख लेता है क्या? मातृभाषा। यहां पर बालक द्विभाषी होने के प्रयत्न करता है और बालक परेशान हो जाता है। बालक परेशान होने लगता है।
अब मित्रों हम लोगों ने अभी जिस बात का अध्ययन कर रहे थे, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इनका जो संबंध की बात करें, ये दोनों के दोनों मित्रों, पढ़ना और सुनना, ये जो दोनों हैं, इन दोनों का संबंध मित्रों है ध्वनि से। सॉरी, ये दोनों क्या है, ये है आपका इनपुट, ये दोनों क्या है, इनपुट, जबकि भाषण और लेखन ये है बुद्धि के आउटपुट। पढ़ना और लिखना, इन दोनों का संबंध जो है वो है लिपि से। लिपि से, इसका संबंध किससे है, लिपि से, जबकि श्रवण और भाषण का संबंध है मित्रों ध्वनि से। किससे है, और ये सारे के सारे मिलकर के बनाते क्या हैं, ये बनाते हैं भाषा। क्या बनाते हैं, भाषा। बालक में भाषा का डेवलपमेंट इन 4 तत्वों से होता है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। अब आगे समझने का प्रयत्न कीजिएगा, जो बालक में भाषा का विकास हो रहा है, ये बालक में जो भाषा विकास है ना, इसके गुणों की शुरुआत या प्रारंभ कहें, प्रारंभ मित्रों 6 माह से होता है। अब से 6 माह से बालक में भाषा का विकास धीरे धीरे होने लगता है। और जहां पर बात हम करते हैं, बालक अपनी भाषा पर नियंत्रण करना सीख लेता है। नियंत्रण करना सीखता है, यह है बालक का 6 वर्ष। कब सीखता बालक, 6 वर्ष में बालक अपनी भाषा पर नियंत्रण करना सीख लेता है। जबकि 16 वर्ष में, कब, 16 वर्ष में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। भाषा क्या हो रहा है, यहां पर पूर्ण विकास हो रहा है। देखिएगा अब 3 फैक्टर आते हैं। भाषा विकास में मैंने बात की है, बालक की भाषा का विकास प्रारंभ होता है 6 माह से। हमने सुना है, हमने टर्मेन को, हमने चोमस्की को, स्मिथ को देखा, उन्होंने कहा 10 माह में बालक पहला सार्थक शब्द बोल देता है, लेकिन उसकी शुरुआत होती है 6 माह से। बालक अपनी भाषा पर नियंत्रण करना सीख लेता है, जान लेता है 6 वर्ष का बालक। जबकि ठीक 10 साल बाद अर्थात 16 वर्ष में बालक की भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। अब हम इसे 16 वर्ष या इसे मैं कहूं किशोरावस्था। अब आप देखिएगा, ये पुनः भाषा विकास में लिखता हूं, भाषा विकास। भाषा विकास में लिंग का महत्व देखिएगा। अब आप यहां पर क्या है, 2 बातें हैं। सबसे पहली, भाषा सीखने की क्षमता, भाषा सीखने की क्षमता, और दूसरे मैंने लिखी है अभिव्यक्त, भाषा को अभिव्यक्त करने की क्षमता। तो मित्रों यहां पर बात देखिएगा, भाषा को सीखने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा लड़कियों में होती है, और भाषा को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी लड़कियों में ही होती है। तो दोनों ही बातें, सबसे पहले सीखता कौन है, भाषा लड़की, और सबसे ज्यादा अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो भी क्या है, वो भी है अभिव्यक्त करने की क्षमता लड़कियों में ही। इसे 2 भागों में बांट सकते हैं हम। भाषा विकास में हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्व भाषा विकास,
पूर्व भाषा विकास, जिसे हम कहते हैं 0 से 15 माह, और भाषा का विकास, भाषा का विकास जिसे हम कहते हैं 15 माह से ऊपर। मित्रों यहां देखिएगा, जिसे मैंने कहा है पूर्व भाषा अवस्था, इस भाषा में बालक रुदन के माध्यम से, मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से, संवेगों के माध्यम से अपनी बात कह पाता है। यहां पर कोई शब्द नहीं है, लेकिन जैसा ही भाषा विकास बालक का प्रारंभ होता है तो बालक में सर्वाधिक जिस चीज का विकास हो रहा है वो है शब्दों का, वो है भाषा का। और चोम्स्की कहता है कि बालक में 10 माह का बालक जो होता है, 10 माह का जो बालक होता है वो सार्थक शब्द एक शब्द बोलता है। 10 माह का बालक एक शब्द बोलता है। यहां पर आप देखेंगे कि भाषा का विकास किस प्रकार से हो रहा है। देखिएगा, 10 माह, 12 माह, 1.5 वर्ष, 10 माह, 12 माह, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष। यहां पे देखिएगा, अब आप एक शब्द, फिर 3 शब्द, 1.5 वर्ष का जो बालक होता है वो 23 शब्द सीखता है, 23। 2.5 वर्ष का 243 शब्द, जबकि 4 वर्ष का जो बालक होता है 1560, और 6 वर्ष का बालक 2500 शब्द सीख लेता है। कितने शब्द सीखेगा? 2500 शब्द। जबकि 8 वर्ष का जो बालक है वो 3600 वर्ष, 3600 शब्द, 5400 शब्द। 12 वर्ष का जो बालक है, 12 और 14 वर्ष, इसमें 5400 के अलावा हम देखेंगे 7200, 9600, ये शब्दों का लिमिटेशन है। और ये मानना है चोम्स्की का। ये किसका मानना है? ये मानना है चोम्स्की का, ये मानना है टर्मेन का, और ये मानना है स्मिथ का। इन तीनों लोगों के अनुसार 10 माह में 1 शब्द, 12 माह में 3 शब्द, 1.5 वर्ष में 23 शब्द, 2.5 वर्ष में 243, 4 वर्ष में 1560, 6 वर्ष में 2500, 8 वर्ष में 3600, 10 वर्ष में 5400, 12 वर्ष में 7200 और 14 साल का बालक 9600 शब्द सीख लेता है। अब जो चोम्स्की का सिद्धांत था मित्रों, उस सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत, प्रतिपादक था एवरम नोम चोम्स्की, देश था संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए का ये मनोवैज्ञानिक था। इनका जन्म 7 दिसंबर 1928 में हुआ था। इनकी जो प्रसिद्धि मिली, जेनरेटिव ग्रामर व भाषा विकास, जन्मजात व्याकरण और भाषा के विकास के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। इन्हीं को भाषा विकास का जनक भी कहते हैं। समझिएगा चोम्स्की को। चोम्स्की को भाषा विकास का प्रतिपादक माना जाता है। किसका? द लैंग्वेज डेवलपमेंट मनोवैज्ञानिक, इसीलिए इन्हें भाषा मनोविज्ञानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी कारण इनको? भाषा मनोविज्ञानी, भाषा विज्ञानी कहते हैं। किन्हें कहते हैं? वो कहते हैं चोम्स्की को। चोम्स्की का पूरा नाम क्या है? चोम्स्की का पूरा नाम आप लोग वापस पुनः एक बार याद कर लीजिएगा। चोम्स्की का पूरा नाम है एवरम नोम चोम्स्की, एवरम नोम चोम्स्की। क्योंकि आप पूरा शब्द याद अवश्य करेंगे। इन्होंने भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति या जन्मजात प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार, चोम्स्की के अनुसार
भाषा सीखना एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, लेकिन मित्रों इस भाषा के कारण व्यवहारवादियों के ठीक इनका कथन विपरीत है। व्यवहारवादियों की विपरीत क्यों है? क्योंकि व्यवहारवादी कहते हैं कि बालक जो सीखता है वो अपने व्यवहार से सीखता है, चाहे वो भाषा हो चाहे वो अधिगम हो। व्यवहारवादियों ने स्पष्ट किया है यदि जन्मजात प्रवृत्ति होती है भाषा सीखना, तो पशु पक्षी क्यों नहीं सीखते, आदमी क्यों सीखता है? तो एक कथन आप लोग याद कर लेना, चोम्स्की जो कहता है, चोम्स्की की जो बात है वो ठीक व्यवहारवाद के विपरीत है, अपोजिट है, ओपोजिशन में है। चोम्स्की जी कह रहे हैं भाषा विकास एक जन्मजात प्रवृत्ति है जिसका समय के अनुसार विकास होता है, अर्थात मैच्योरिटी या परिपक्वता, इसके आधार पर बालक का विकास होता है। किसका? भाषाई विकास। बालक जो सुनता है उसके व्याकरण और शब्दकोश को आसानी से सीख लेता है। बालक व्याकरण अपनी अंतर्निहित अभिप्रेरणा से सीखते हैं। ये कहते हैं कि बालक जो सुनता है उसकी व्याकरण, उसके शब्दकोश, उसके मेटाफर्स, उसके रोल्स, उसके कॉन्सोनेंट्स, सारी की पूरी व्याकरण अपनी अंतः प्रेरणा से सीख लेता है। चोम्स्की कहते हैं कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है जो समय के साथ क्रमबद्ध तरीके से परिपक्व होती जाती है, जो देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः हो जाती है। यदि बालक का देखभाल आप करते रहेंगे तो बालक की भाषा के विकास धीरे धीरे होने लगेगा। मित्रों, आप एक पौधा आपने कहीं पर लगाया है, उस पौधे की देखभाल यदि आप समय समय पर करते रहे तो एक वो पौधा कभी बरगद बन सकता है। उसी प्रकार से बालक जब सीखने लगता है, समय समय पर उसे हम संभालते रहें, ताड़ना करते रहें, धमकाते रहें और सिखाते रहें, तो बालक एक समय आएगा पूरी की पूरी भाषा सीख लेगा, भाषा का अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। इस सिद्धांत को जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को उपयुक्त अर्थात भाषा परिपक्वता के आधार पर बालक सीखता है, इसे क्या कहते हैं? जेनेटिक ग्रामर थ्योरी भी कहते हैं। नोम चोम्स्की ने भाषा सीखने के दो नियम बताए थे। पहला सतही संरचना का नियम और गहरी संरचना का नियम। सतही संरचना का मतलब होता है सामान्य रूप से जैसे मातृभाषा, सामान्य रूप से जैसे बोलचाल, साधारण व्यवहार। लेकिन जब गहरी संरचना में आती है तो उसके लेखन कौशल, गहरी क्षमता में आता उसकी अभिव्यक्ति दक्षता, उसका विशिष्ट व्यवहार, किसके रूप में? भाषा के रूप में। तो यह बात है, नोम चोम्स्की ने अपने भाषा विकास सिद्धांत को दो भागों में बांटा है, पहला सतही संरचना और दूसरा गहरी संरचना। तो यह था मित्रों नोम चोम्स्की का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने देखा कि इन्होंने ये कहते हैं कि भाषा एक जन्मजात इकाई है जिसे बालक माता पिता के घर में जब पैदा होता है तो बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अब अंत में भाषा विकास, जैसे हमने बाल विकास को पढ़ा है, उसके अंत में चल रहे हैं जहां शब्दावलियां बची हुई हैं। शब्दावलियों को आप देखना। रूटिंग, ये रूटिंग क्या है? गाल को छूने पर सिर घुमाना एवं मुख खोलना 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाता है। जब शेषावस्था में, कब? जब शेषावस्था में एक बालक होता है, शेषावस्था में जब एक बालक होता है, वो बालक क्या करता है? उसके गाल को हम टच करेंगे तो टच करते तुरंत गर्दन घुमा करके देखेगा कि कौन है, जो कि 3 से 6 माह में अपने आप लुप्त हो जाती है। इसे कहते हैं रूटिंग। अगला है मोरो। मोरो क्या है? यह तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे और फेंकता और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। एकदम से आवाज आई, हाथ और पैरों को ऐसे करने की कोशिश करने लगेगा। इसे कहते हैं हाथ पैरों का संचालन, जो कि 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाता है। यद्यपि
तीव्र शोर से प्रति अनुक्रिया स्थायी रहती है। ये जो उसको पकड़ना, ये जकड़ना जो है, ये 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाती है। लेकिन जब तीव्र गति से शोर होता है, डीजे साउंड वगैरह की आवाज जब आती है, तो बालक में भाव स्थायी रहता है। शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में बालक सो रहा है, अचानक जब आवाज आती है तो आंखें अपने आप खुल जाती हैं, तो इसे कहते हैं स्थायी अनुक्रिया। पकड़ना, बच्चे की हथेली को यदि अंगुली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चे की अंगुलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। आप ये हथेली है, और जैसे ही उस हथेली पे यूं लगाएंगे तो बालक उसे पकड़ने का प्रयत्न करेगा। यह बालक का एक स्थायी भाव है जो शैशवावस्था में पाया जाता है। आप उसे यूं दिखाएंगे तो बालक यूं पकड़ लेगा, आप उसे निपल्स या किसी दूध की बोतल उसे दिखाएंगे तो बालक उसे भी पकड़ लेगा। चाहे पेन, टॉफी, लकड़ी कुछ भी हो, उस वक्त वो पकड़ने का प्रयत्न करेगा। इसे कहते हैं पकड़ना, जो कि 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाता है, ऐसी पकड़ से विस्थापित हो जाते हैं। जब सामान्य क्रिया, जब विशिष्ट क्रिया में बालक निकलेगा ना मित्रों, तब जाकर के कभी एक हाथ से कभी अंगुली से बालक पकड़ना, जो कि ऐच्छिक क्रियाओं में शामिल हो जाता है। अगली शब्दावली है बेबिंस्की। यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। पैर के तलवे को जब ठोका जाए, या यूं करें, उसके पैर में यूं लगाएं, तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती हैं, ऐसे करने लगेगा बालक, फिर आगे बढ़ेंगी और मुड़ जाती है। 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाते हैं। ये 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाती हैं। खेलन, लेखन के संबंधित जो स्थितियां हैं, लिखने संबंधित समस्या, इसे कहते हैं डिस्ग्रेफिया। लिखने संबंधित जो समस्या है उसे कहते हैं डिस्ग्रेफिया। और विशिष्ट लेखन व गणितीय विषय की समस्या है डिस्प्रेक्सिया। लेखन की तो डिस्ग्रेसिया, और विशिष्ट लेखन या गणित का जो समस्या है उसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। विशिष्ट वाच्य व्यतिक्रम है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया और विशिष्ट गणित का व्यतिक्रम है डिस्कैकुलिया। भाषा संबंधित इसे कहते हैं डिस्फेजिया या अफाजिया, जो कि विशिष्ट गणित का कर्म है और भाषा संबंधित व्यतिक्रम है। भोजन के संबंधित असामान्य व्यवहार को हमने देखा, बुलिमिया। ये क्या होता है बुलिमिया, अभी बताऊंगा। इसमें एक होता है मोटोरिक, शारीरिक व मानसिक कार्यों में परस्पर संबंध का अभाव होता है। परस्पर संबंध का अभाव होता है। यहां पर हम जैसे एलोसा, नरोशा को पढ़ेंगे, विंज ईटिंग को पढ़ेंगे, उसमें आगे चलता हूं मैं। लेकिन ये लेखन के संबंधित समस्याएं हैं। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, आप याद करेंगे। लिखने के संबंधित है डिस्ग्रेफिया, लेखन और गणित व्यतिक्रम की समस्या है, उसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। विशिष्ट वाच्य का व्यतिक्रम है डिस्क्लेक्सिया, और विशिष्ट गणित व्यतिक्रम है डिस्कैकुलिया। भाषा संबंधी व्यतिक्रम है डिस्फेजिया या अफाजिया, और मोटोरिक है शारीरिक व मानसिक कार्यों में परस्पर संबंध का अभाव। चलिए आगे, दांतों के ऊपर पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है मित्रों, उसे कहते हैं इनेमल। इनेमाइल या इनेमल कहते हैं, जो कि दांतों का मुख्य भाग किसका बना हुआ होता है, दांतों का मुख्य भाग डेंटाइन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दांत संबंधित है ये दंत विकास में शामिल है, भैया ध्यान रखना। दंत विकास, दांतों के ऊपर पाया जाने वाला पदार्थ को बोलते हैं इनेमल, और दांतों के मुख्य भाग जो डेंटल का बना होता है और दांतों का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है वो कहलाती है ओकोन्टोब्लास्ट। क्या कहलाती है, ओकोन्टोब्लास्ट। यही कारण है, इन तीनों के कारण ही दांतों को अग्नि रोधक क्षमता होती है। जब पूरा बॉडी का दाह संस्कार करते हैं तो दांत अकेले बच जाते हैं। दांतों को अग्नि जला नहीं सकती। क्यों नहीं जला सकती, क्योंकि इनेमल लगा हुआ होता है, मध्य भाग डेंटाइन का बना होता है, और दांतों का निर्माण करने वाली कोशिका ओकोन्टोब्लास्ट के कारण ये पदार्थ, ये दांत जल नहीं सकते। अगला देखिएगा, सब अब है ये मांसपेशियों को लेकर के बात हो रही है। मांसपेशियां, सबसे
लंबी मांसपेशी को बोलते हैं साइटोरियस, जो कि जांघ की मांसपेशी है। साइटोरियस, सबसे लंबी साइटोरियस। पुनः याद कर लीजिएगा, सबसे लंबी मांसपेशी है साइटोरियस जो जांघ की है। सबसे बड़ी मांसपेशी को कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कुल्ले की होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस ये सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी को कहते हैं स्टेपिडिया, जो कि कान की हड्डी होती है, उसे बोलते हैं स्टेपिडिया। नेक्स्ट में चलिएगा एलो। अब जो भोजन संबंधी विकार हैं वो बता रहा हूं। भोजन के विकार, भोजन विकार, इसे देखिएगा। एलोक्सा नर्वोसा, कम खाना पसंद करता है। जो व्यक्ति कम खाना पसंद करता है और स्वास्थ्य के प्रति बड़े ही संजीदगी से रहता है, उसे एलोक्सा एलोक्सा नर्वोसा की श्रेणी में रखते हैं। यह भोजन संबंधी पहला विकार है। दूसरा है बुलिमिया। बुलिमिया से संबंधित है, सामान्य उसका वजन होता है, ज्यादा खाते हैं लेकिन हर खाने को पसंद करते हैं, लेकिन इनका जो शरीर है होता है, वजन इनका सामान्य होता है क्योंकि योग आदि किया करते हैं। उसे कहते हैं बुलिमिया, जो सामान्य वजन का होता है, ज्यादा खाते हैं। जो स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं वो एलोक्सा नर्वोसा में आएंगे। और अगला और लास्ट हमारा है बिंज ईटिंग, अर्थात भारी वजन होता है, ये ज्यादा खाते हैं, वजन को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, जो भी मिला खा लेते हैं, मसालेदार भोजन को पसंद करते हैं, ना तो ये उल्टी करते हैं और ना ही व्यायाम करते हैं। इन्हें कहते हैं बिंज ईटिंग। इन्हें जो डायबिटीज, हार्ट अटैक, हृदयाघात आदि जो मधुमेह रोग, इन्हें मधुमेह रोग, हृदयाघात, तीव्र रक्तचाप आदि होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है इन लोगों में। वजन भारी होता है, इस कारण से ये योग नहीं कर पाते। योग नहीं कर पाने के कारण शरीर ज्यादा होता है, और इनमें मधुमेह, हृदयाघात, तीव्र रक्तचाप अर्थात बीपी, शुगर, या फिर मैं बोल लूं आपसे हार्ट अटैक संबंधित रोग हो सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी क्लास। हमने पूरे के पूरे बाल विकास को प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरे क्लास की हमने चर्चा की है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सामवेगिक, नैतिक और भाषा विकास को हमने पढ़ा है। हमने पूर्ण रूप से शेषावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्थाओं को पढ़ा है, उनके कथनों को जाना है, किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उसके बारे में भी हम लोगों ने विशिष्ट अध्ययन किया। तो मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जो आपको अध्ययन सामग्री है, इसको आप याद कीजिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न कीजिए। समझ करके आप इसे, मैं समझता हूं यदि आप समझेंगे तो पेपर को भी हल करने में बड़ी आसानी रहेगी। उसके बाद मैं आप लोगों को अगला विषय, अगला टॉपिक के साथ में पुनः हाजिर होऊंगा। आप लोग विशेष रूप से इस कथन को आप पूरे के पूरी विषय वस्तु जो है बाल विकास को लेकर के, उसके साथ में अब आगे जो स्थितियां बनेंगी जिसमें बुद्धि है, मैं समझता हूं पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला जो सिलेबस का पहला पॉइंट है बाल विकास पेडागोजी, उसकी हमने कंप्लीट तैयारी कर ली है, हमने कंप्लीट उसका अध्ययन कर लिया है। अब आगे जिसे हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें मूल रूप से हमारा अधिगम होगा, उसके बाद हम जहां आगे बढ़ेंगे जिसमें बुद्धि, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नता, अभिप्रेरणा आदि महत्वपूर्ण कारक होंगे। इन सारी की सारी क्लासों को विधिवत मित्रों आप लोगों को YouTube के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप अपने अध्ययन को लगातार निरंतर गति प्रदान करते रहिएगा। बिना अध्ययन के, बिना निरंतरता यदि आप में नहीं है तो आपका
पढ़ा हुआ सारा का सारा बेकार होगा। बाल विकास की इस टॉपिक के बाद में हम और भी गहनता के साथ में, हम और भी विशिष्टता के साथ में इन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे मित्रों। अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।